द मैन इन द हाई कैसल, फिलिप के डिक। बहुत दिनों से इनको फिलिप के डिक की कोई किताब पढ़ना चाह रहे थे, और क्योंकि मेरे फेवरेट साइंस फिक्शन जो जानरा है मेरा, उसमें ये सबसे बड़े राइटर समझे जाते हैं मॉडर्न डे के। और ये किताब तो ख़ास तौर पे हर कोई कहता ही कहता है, अगर फिलिप के डिक को पढ़ना है तो एक ये किताब ज़रूर पढ़ो। तो फॉर्चुनेटली जब ख़रीदने गए तो यही रखी हुई थी, तो मैं यही उठा लाया और अब इससे जो है शुरू कर दिया पढ़ने में। और ताज्जुब की बात यह है कि सबसे पहली बार मैंने कोई किताब एक्चुअल में, सही में मायने में दिन में 10 पन्ने पढ़ के ख़त्म करी है, क्योंकि 250 पेज की ये किताब है, 250 पन्ने हैं इसमें, और 1 महीने में मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अब कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो लिखने का तरीका। 1960 के बाद जो राइटर हैं, मॉडर्न डे या मॉडर्न एज के जो राइटर हैं, वो मुझे लगता है उनकी कहा उनकी भाषा बहुत आसान होती पढ़ने में, कम से कम मेरे लिए तो है ही। इससे पहले के जो राइटर हैं वो उनकी भाषा उतनी आसान नहीं लगती पढ़ने में। जब उसको पढ़ो तो काफ़ी हद तक पढ़ने में आपको कई सारे शब्द ही नहीं समझ में आते हैं, लिखने का तरीका नहीं समझ में आता है, बात जो कही जा रही वो नहीं समझ में आ रही होती है, और बहुत ही पुराने तरीके से वो बात को कहेंगे, पैराग्राफ जो लिखे होंगे। उसके मुकाबले मुझे इनकी राइटिंग तो बहुत आसान लगी पढ़ने में, इतनी आसान कि बस 10-15 पेज पढ़ने में दिन में कुछ जाता ही नहीं था। वही अगर H.G. वेल्स वगैरह के 3-4 पन्ने भी पढ़ने पड़ते थे तो लगता था कि अरे यार ये कितना पढ़ लिया मैंने आज, है ना। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत जल्दी किताब ये पढ़ ली। कुछ मोटिवेशन भी मिल गया, पता नहीं कहाँ से मिला मुझे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए और दिन में 10 पन्ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसलिए मैंने ये 25 दिन में ख़त्म कर ली। अब नावल पे आ जाए तो द मैन इन द हाई कैसल, बड़ा हो हल्ला है इस किताब का, जहाँ देखो वहाँ कोई भी बुक रिव्यूअर, बुक सजेशन लिस्ट हो गई या कुछ भी हो गया, वो आपको फिलिप के डिक की मैन इन द हाई कैसल ज़रूर बताएगा, बताना ही बताना है उसे। मैंने भी कहा भाई पढ़ के देखते हैं क्या है। तो कहानी में मुद्दा ये है कि एक कैसे कहेंगे इसको, काल्पनिक वास्तविकता के ऊपर ये कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध अगर जर्मनी और जापान जीत जाते तो जीतने के 30 या 40 साल बाद की अवस्था क्या होती, उसको लेकर ये है। किस तरीके से जर्मनी, जापान पूरी दुनिया को आपस में भाग कर लेते, कोई कितना हिस्सा रखेगा, कोई कितना हिस्सा रखेगा। जर्मनी की जो नीतियाँ उन्होंने जब अपने देश में लगाई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वो जब वो एक छत्र राज आ जाता और निरंकुश सरकार होती, तो किस तरीके से वो उन नीतियों को बढ़ाते हैं, कैसे जिन जिन इंसानों को बेसिकली जो चमड़ी के रंग से जिनको भाई भेद करते थे ये लोग, गोरे तो करते ही करते हैं, मतलब उनका तो सबसे प्राइमरी फैक्टर यही है कि खाल का रंग क्या है। तो जिस तरीके से जर्मन जो थे उस द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन नाजी पार्टी वाले, वो गोल्डन हेयर और सफ़ेद चमड़ी को अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट समझते थे, तो कैसे उन्होंने ज्यूज़ और दूसरे यहूदी लोग और ब्लैक्स हो गए या इनवैलिड्स हो गए या मेंटली फिज़िकली किसी तरीके से डिसेबल्ड लोग थे, तो उनको उन्होंने खात्मा किया था, उनको मारने के पूरे प्लान ही बना लिए, जर्मनी में मार दिया था, और चूंकि जीत नहीं पाया तो बाकी दुनिया में नहीं कर पाया। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जब 30-40 साल बाद जर्मनी जीत जाता है, जापान जीत जाता है, तो किस तरीके से वो जर्मनी अपनी पॉलिसीज़ कैसे इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो अफ्रीका के लोग हैं उनका नरसंहार एक तरीके से कर देता है। दूसरी तरफ जो स्लाव लोग हैं रशिया के, यूक्रेन के और स्टेप्स जो एरिया है, जो मैदानी क्षेत्र, उसके अंदर किस तरीके से जर्मनी स्लाव लोगों को खदेड़ दिया है वहाँ से, और वो पूरा उसने कब्जा कर लिया है और अपनी ब्रेड बास्केट बना ली है उसे। कहानी यूनिवर्सल नहीं, वैश्विक स्तर पे नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पे थोड़े छोटे अंश हैं।
कहानी शुरू होती है एक हाई एंड एंटीक शॉप से, और किस तरीके से अब पराजित अमेरिकन संस्कृति और वहाँ का इंडस्ट्री आर्ट्स वगैरह के कलेक्टिबल्स को बेचा जा रहा है। वहीं अमेरिकी लोग जो हैं, जो वाइट्स हैं अमेरिका के, किस तरीके से वो अपनी कल्चर को बेचते हैं, किस तरीके से जापान, अच्छा हाँ, अमेरिका को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा जापान के पास है, वेस्ट जो इनका पश्चिमी तट है पूरा वो, और बीच वाला हिस्सा अमेरिका का खुद का है, और जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो जर्मनी के पास में। तो किस तरीके से कहानी में एक शॉप का जिक्र किया गया है, शुरुआत वहीं से होती है कि कैसे अमेरिका के जो नेटिव आर्टिफैक्ट्स थे, अमेरिका की कलाकृतियाँ, आर्टिस्ट जो वॉर से पहले के थे, वो कितने कैसे आइटम बन गए हैं जो कलेक्टिबल तरीके से माने जाते हैं, और जापानी और जर्मन कलेक्टर्स उन्हें इकट्ठा करते हैं। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है, और इसमें दिखाया गया है कि ज्यूज़, हालांकि पूरी तौर पे जर्मन सरकार ने ज्यूज़ को ख़त्म कर दिया, लेकिन ज्यूज़ कैसे भी करके अपने आप को वापस जर्मनी में उन्होंने न सिर्फ अपने आप को बचा के रखा है, बल्कि जर्मनी के एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका सरकारी तंत्र उसमें घुसे भी हुए हैं, और उसी के अंदर जो है वो अपना एक वर्चस्व क्या कह लेंगे, लेकिन मतलब अपने आप को उसी के अंदर जो है। तो किताब में यही है, मतलब कि जर्मनी को कैसे बांटा गया है। बहुत कुछ बड़ी कहानी नहीं है इसमें, मतलब मैंने देखा कि कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, कोई ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ तख्ता पलट हो जाएगा, कोई मतलब उस तरीके का कोई प्लॉट नहीं है कहानी में कि कोई साजिशी वो रखी जा रही है जिसमें अमेरिका कुछ पलट सकता है, कुछ हो ना, कोई ऐसा प्लॉट नहीं। बस एक कल्पना की गई है कि अगर ये दोनों देश जीत जाते तो क्या होता। और फिर एक कहानी का एक किताब का इसमें जिक्र है, ग्रास होपर्स, अगर मैं उसका नाम ढूंढ पाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी के अंदर एक राइटर हैं जिन्होंने एक नॉवेल लिखी है, वो राइटर वहाँ रहते हैं जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स है, में द ग्रास होपर करके कुछ है कहानी। हाँ, तो उन्होंने वो लिखी है नॉवेल, जिसमें उन्होंने ये सोचा है कि अगर जर्मनी और जापान न जीतते तो क्या होता, और वो बड़ा फेमस हो जाती है नॉवेल। पूरे सब लोग छुपे छुपे अंडरग्राउंड, क्योंकि जर्मनी ने तो बैन कर रखी थी किताबें, उन्होंने तो किताबें जलाई भी थी, तो बड़ी मतलब ना अंडरग्राउंड मार्केट्स में और दबी छुपी वो किताब मिलती है, वो नॉवेल सब कोई पढ़ा करता है उसे। वो राइटर इसके चक्कर में जर्मनी वाले उसे मार भी देना चाहते हैं, लेकिन उसने लिखी है किताब, और जो उस समय के अमेरिकी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ज्यूज़ हैं, वो उस किताब को पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि हाँ यार, क्या ऐसा हो सकता था। हालांकि उस राइटर ने ये लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका नंबर 1 पे ना आता, ब्रिटेन को नंबर 1 पे किया गया। उसने, उस राइटर ने कहा है कि ब्रिटेन अपना साम्राज्यवाद और बढ़ाए रखता और 100-150 साल तक वो उसी तरह अपना राज्य बढ़ाता रहता, लेकिन हम सभी जानते हैं असलियत वो नहीं थी। तो कहानी इन्होंने, फिलिप के डिक ने जो लिखी है, वो एक काल्पनिक कहानी है। अगर 2 देश जीत जाते तो, जर्मनी और जापान। कहानी के अंदर कोई थ्रिल या कोई प्लॉट, ऐसा छोटे छोटे अंश डाले गए हैं थ्रिलर और प्लॉट वगैरह बनाने के, लेकिन इसकी जो इसको खींचता है इस कहानी की तरफ आपको, वो यही है कि अगर ये ना हो कि ये होता तो क्या होता। और मुझे लगता है यही कारण है कि इसको सब लोग इतना रिकमेंड करते हैं, जहाँ देखो वहाँ इसको कहा जाता है कि इसको पढ़िए ज़रूर। लेकिन मैं एज ए एक भारतीय होने के नाते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए जिस चीज़ को लेकर बड़ा हवा मचाया जा रहा है कि ये ऐसा लिखा है वैसा, जर्मनी जीते, इंग्लैंड जीते, हमें क्या, हमारे लिए तो बात बराबर ही थी। अब उस चक्कर में मैं जब उसे पढ़ता हूँ तो ठीक है, कहानी की तरह अच्छा लगता है, बट वो उत्सुकता नहीं बनती कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। भाई, हम जब हमारे लिए द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो हम तो खुद ही उस टाइम हम अंग्रेज़ों के शासन में थे, और वो कोई बहुत अच्छा शासन तो था नहीं, तो हम तो खुद ही उसके खिलाफ लड़ रहे, तो हमारे लिए तो बात बराबर ही है। तो मेरे लिए इतना उत्सुकता से मैंने उसके नहीं पढ़ा, ना ही इसको पढ़ने के 10-15 पन्ने पढ़ने के बाद भी उतनी कोई वो नहीं आया मेरे मन में कि यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लगा कि हाँ ठीक है,
अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। कोई चूँकि अमरीकी लोग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है अरे यार अगर हम हार जाते तो क्या हो सकता है कि हम अगर 1962 में जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ तो उसको लेकर ऐसी कहानी लिखें, या 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसको लेकर एक काल्पनिक कहानी लिखें कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो और हम हार जाते तो क्या होता। तो हो सकता है मेरे अंदर वो उत्सुकता होती, मेरे अंदर वो जिज्ञासा हो, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति उठ जाती है अचानक से कि मैं देखूं और क्या लिखा और क्या हो सकता है। चूंकि ये अमेरिका और जर्मनी का था तो मेरे लिए तो वो सुदूर प्रांत है। मेरे लिए तो ठीक है भाई, तुम जो जीते सो सही। हम तो उस टाइम गुलाम ही थे। अगर जर्मनी जीत जाती और ब्रिटेन हम से छीन के हम जर्मनी के अंडर आते तो हम उसके खिलाफ लड़ने लगते। हम जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वैसे उनके खिलाफ लड़ने लगते। तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भारत के उसमें देखूं तब मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यार अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर इस युद्ध का कुछ ऐसा निर्णायक बदल जाता तो क्या होता। तो उस हिसाब से आप अब मैं ये कहूँगा कि किताब पढ़ने लायक है। फिलिप के डिक पढ़ते लिखते बहुत अच्छा है, और मैं इनकी दूसरी जो किताबें हैं वो सभी पढ़ूंगा। मतलब इनका तो मैं ये एक ऐसे राइटर है जिन इनकी मैं सारी किताब पढ़ना चाहता हूँ, सारी जितनी हो सकती हैं जो भी इन्होंने लिखी हैं वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा इन्हें इनकी। और इस किताब के बारे में मैं ये कहूँगा कि जितना लोग कहते हैं वो तारीफ़ कम गलत नहीं है, तारीफ़ बिल्कुल सही है और अच्छी किताब है। पढ़ने में मज़ा आएगा और आसानी से पढ़ी जा सकती है। एक और बात मुझे बहुत ख़ास लगी इसमें, वो ये कि इस किताब में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जो पुराने राइटर्स लिखते थे वो दृश्य को समझाते थे, मन की उधेड़बुन नहीं बताते थे। इसमें पहली बार मैंने देखा कि कोई राइटर किसी पात्र के मन में क्या चल रहा है वो एक दो पन्ने में लगातार उसके मन में उधेड़बुन क्या सोच रहा है, ये तो नहीं हुआ होगा कहीं, वो तो जैसे नहीं हिंदी सीरियलों में वो विलेन अपने मन में सोचता है तो जोर जोर से डायलॉग के रूप में बताया जाता है, वैसे ही इसमें लिखा गया है। मुझे लगता है कि ये नया शुरू हुआ होगा, 1960 में शायद ये लिखी गई थी, तो 1960 के लेखकों ने ये नया करना शुरू किया होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पात्र के मन में क्या चल रहा है, वो उसके विचारों को जो है आपके सामने रखा जा रहा है। वो मुझे बहुत बढ़िया लगा पढ़ने में। और एक और चीज़ इसमें मुझे ऐसा लगा है कि आखिरी के 4-5 पन्ने गांजा फूंक के लिखे गए हैं। ये बहुत फेमस हैं फिलिप के डिक कि ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस लिखते थे, तभी ये इतना अच्छा लिख भी पाते थे, कुछ लोग ये भी कहते हैं। लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि आखिरी के 3-4 पन्ने इन्होंने कुछ फूका है उसके बाद लिखा है। तो किताब बहुत बढ़िया है, मज़ा आया मुझे पढ़ने में, मैंने जल्दी भी पढ़ी। होपफुली मैं आगे जो जो खरीदूँगा, जो भी पढ़ूँगा किताब, वो सब मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगा। और सबसे यही कहूँगा कि इसे ज़रूर पढ़ें, मज़ा आएगा। आप उतना इतना ज़्यादा भावुक भले ना हो इसको पढ़ के, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर होगा कि अच्छा यार ऐसे भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, है ना। बाकी कहानी में अगर कोई थ्रिल ढूंढना चाहता है कि कोई ऐसा दिखाया जा रहा है कि अमेरिका चोरी छुपे कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एक हफ्ते की, ये पूरा जो कार्य इसमें समय काल दिखाया गया वो एक हफ्ते का है। एक हफ्ते में क्या हुआ उसके बारे में है बस, और उसी एक हफ्ते की कहानी में उस पूरे 60-70 सालों में क्या हुआ या युद्ध के बाद क्या हुआ वो बताया गया है। लोगों पात्र मन में सोचते हैं, कहीं 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 कुछ कुछ सोच के कहते हैं कि देखो अच्छा ये इसीलिए हार गए। जैसे अमेरिकी बार बार कई जगह कहते हैं कि हम इसीलिए हार गए क्योंकि जापानी इस तरीके से बहुत बढ़िया है, या जापानी ये सोचते थे कि ये ऐसे हैं। तो वो जो पूरा आपको जो हिस्ट्री बताई गई वो एक हफ्ते के समय में पात्रों के मन में जो विचार आ रहे हैं उसके ज़रिए पता चलती है। और मुझे लगता है यही इसकी किताब की खासियत है कि ये ग्रंथ की तरह नहीं बताई गई है, एक बहुत आम लोगों की कहानी की तरह लिखी गई है। और वही मुझे लगता है इसकी खासियत है, और इसीलिए मुझे भी पसंद आई, वरना इसमें कुछ खास प्लॉट जैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे ये किताब बहुत पसंद आई और मैं सभी को कहूँगा कि इसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मेरा रिव्यू ख़त्म होता है, और अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और किसी को शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, अगली किताब पहली बार एक फीमेल इंडियन राइटर की है, सन 2023 में ही पब्लिश हुई है वो किताब, और साइंस फिक्शन है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको पढ़ने के लिए। लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, एयरपोर्ट पे ख़रीदी थी मैंने, और तब से मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया है, और हो सकेगा तो मैं उसका इंट्रो भी ज़रूर डालूँगा।
ठीक है, थैंक यू और प्लीज़ कीप वॉचिंग।